नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं खबरों की खबर। आप सबका स्वागत है। शुरुआत पश्चिम बंगाल की खबर से करते हैं। पश्चिम बंगाल में 2 दौर का चुनाव अभी बाकी है। कुल 42 सीटों में से छठे दौर में 8 और 9वें दौर में 7वें दौर में 9 सीटों पर मतदान होना है। तो छठे दौर में 8 सीट पर और 7वें दौर में 9 सीटों पर मतदान होना है। लेकिन इस बीच में कलकत्ता हाईकोर्ट का एक ऐसा फैसला आया है जिसने पश्चिम बंगाल की राजनीति में जो पहले से ही उबल रही थी उसमें और उफान ला दिया है। कलकत्ता हाईकोर्ट के एक आदेश से नए सिरे से राज्य की सियासत अब गर्म आ गई है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण से जुड़े एक मामले में पश्चिम बंगाल सरकार के बनाए एक कानून को सिरे से खारिज कर दिया, जो कि ममता बनर्जी सरकार के लिए किसी बहुत बड़े झटके से कम नहीं है। जाहिर सी बात है, कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को अब ममता सरकार मानने को तैयार नहीं है। वहीं बीजेपी ने यह मुद्दा उठाकर ममता सरकार पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। मौसम चुनावी है, इसीलिए यह मामला गर्मा गया है। आपको बता दें कि ममता सरकार 2011 में पश्चिम बंगाल की सत्ता में आई थी। सत्ता में आने के बाद ममता बनर्जी ने राज्य में ओबीसी आरक्षण कानून में संशोधन किया। उनकी सरकार ने 2010 से 2012 के बीच 77 वर्गों को पश्चिम बंगाल में ओबीसी वर्ग में शामिल कराया। इस कानून को 2011 में ही कलकत्ता हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। करीब 14 साल चली सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने कल अपने आदेश के तहत 2010 के बाद से बंगाल सरकार द्वारा जारी सभी ओबीसी सर्टिफिकेट्स को गैर कानूनी करार दे दिया है। इसके साथ ही 37 समुदायों को ओबीसी मानने के आदेश को भी इस हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक रद्द कर दिया गया है। इस आदेश के बाद राज्य में ओबीसी के तौर पर मान्य 5 लाख सर्टिफिकेट अमान्य घोषित हो गए हैं। हालांकि हाईकोर्ट ने अपने आदेश में एक थोड़ी सी राहत भी दी है। कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी स्पष्ट किया कि जिन लोगों ने इन सर्टिफिकेट्स के आधार पर रोजगार हासिल कर लिया है और इस आरक्षण के तहत अब नौकरी कर रहे हैं, वो इस आदेश से प्रभावित नहीं होंगे। कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस तपव्रत चक्रवर्ती और जस्टिस राजशेखर मंथा की 2 जजों की बेंच ने ओबीसी आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर यह फैसला सुनाया। किसी भी वर्ग को सिर्फ इसलिए ओबीसी घोषित नहीं किया जा सकता कि वो वैज्ञानिक आधार पर जुटाए आंकड़ों के आधार पर पिछड़ा है, बल्कि इस आधार पर भी ओबीसी घोषित किया जाता है कि ऐसे वर्ग का प्रतिनिधित्व राज्य की सरकारी नौकरियों में पर्याप्त नहीं है। इस अपर्याप्तता का आकलन बाकी अनारक्षित वर्गों को मिलाते हुए पूरी आबादी के आधार पर किए जाने की जरूरत है। लेकिन याचिका में आयोग द्वारा प्रकाशित जो फॉर्मेट लगाया गया वो 1993 के कानून के प्रावधानों के मुताबिक नहीं है। इसमें कमियों की भरमार है। राज्य आयोग ने कुछ धार्मिक वर्गों को 2010 से ओबीसी के तौर पर नोटिफाई करने में गैर जरूरी जल्दबाजी दिखाई। कोर्ट ने आदेश में कहा कि आयोग और सरकार ने गैर जरूरी जल्दबाजी दिखाई थी। मुख्यमंत्री द्वारा सार्वजनिक ऐलान किए जाने के लिए आयोग ने बिजली की तेजी से काम किया। आयोग ने नए वर्गों को ओबीसी में शामिल करने के लिए उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया। न ही वर्गों को शासित करने के लिए उचित प्रक्रिया के तहत आवेदन मंगाए और न ही लिस्ट तैयार करने के दौरान जनता से आपत्तियां मंगाने का नोटिफिकेशन जारी किया। यानी कई सारी कमियां रह गई। इसी तरह संबंधित संस्थाओं ने संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया। यह भी कहा कि राज्य का आयोग सिर्फ धर्म के आधार पर संविधान के अनुच्छेद 16(4) की सिफारिशें नहीं कर सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य सरकार द्वारा ओबीसी के उपवर्गीकरण की सिफारिशें राज्य आयोग को बाईपास करके की गई और जिन 42 समुदायों के आरक्षण के लिए सिफारिश की गई उनमें से 41 वर्ग मुस्लिम समुदाय से जुड़े थे। कोर्ट ने कहा कि आयोग का पहला और एकमात्र ध्यान धार्मिक आधार पर सिफारिश करने का रहा है। धार्मिक आधार पर की गई सिफारिशों को छुपाने के लिए आयोग ने पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने को बहाना बनाया ताकि असली मकसद छुप जाए। मकसद धार्मिक आधार पर आरक्षण देना था। कोर्ट ने भी कहा कि मुस्लिमों के 77 वर्गों को पिछड़े वर्ग के तौर पर चुनना पूरे मुस्लिम समुदाय का अपमान है। इस कोर्ट को इस बात में कोई शक नहीं कि राजनीतिक हित के लिए मुस्लिम समुदाय को एक कमोडिटी की तरह इस्तेमाल किया गया।
कलकत्ता हाईकोर्ट का यह आदेश पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है। जैसे ये आदेश आया, ममता सरकार बैकफुट पर आने के बजाय फ्रंट फुट पर और एग्रेसिव होकर खेलने लगी। खुद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वो इस आदेश को नहीं मानेंगी और राज्य में ओबीसी आरक्षण जारी रहेगा। ममता सरकार हाईकोर्ट के फैसले को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रही है। उधर दिल्ली की मोदी सरकार इस मामले पर ममता सरकार को अब आड़े हाथों ले रही है। बंगाल में इन लोगों ने क्या किया? बंगाल में इन लोगों ने मुसलमानों को रातों रात ओबीसी के सर्टिफिकेट दे दिया था। जो आरक्षण ओबीसी को मिलना चाहिए वो सारा का सारा मुसलमानों को, और वो भी घुसपैठियों में बांटा जा रहा था। हाईकोर्ट ने बंगाल में पिछले 10-12 साल में मुसलमानों को दिए सारे ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द कर दिए। अब आप देखिए, कोर्ट न होती तो क्या होता। ये पिछड़े समाज के लोग करते क्या? ये मेरे दलित भाई बहन क्या करते हैं? ये मेरे आदिवासी भाई बहन क्या करते हैं? लेकिन साथियों, आप ये इंडी जमात वालों की मानसिकता देखिए। बंगाल की सीएम ने घोषणा कर दी है कि वो हाईकोर्ट का फैसला नहीं मानेगी। वो मुसलमानों को ओबीसी का आरक्षण देकर रहेगी। ওবিসিরা সংবিধান অনুযায়ী সংবিধানে কাঠামোর মধ্যে থেকে এই ওবিসি রিজার্ভেশন করা হয়েছে। সুতরাং তোমরা কে? শুধু একটা ভোট রাজনীতির জন্য, একদিনের জন্য 5 বছরে থাকবে বলে, 5 বছর চুরি করবে বলে, 5 বছর করে খাবে বলে, একটা কাঁচা রাজনীতির জন্য দেখলেন আপনারা সংবাদপত্রে কি ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হলো। কোর্টের রায় বলে দিয়েছে এর থেকে নিম্নমানের আর কিছু হতে পারে না। এটা অন্যায়, এটা অন্যায়, এটা অন্যায়। तो दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन इसी मुद्दे पर हमने बात की संविधान के जानकार प्रोफेसर फैजान मुस्तफा से, और उन्होंने बताया कि ओबीसी घोषित करने की प्रक्रिया दरअसल क्या होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना आवश्यक है कि संविधान में रिजर्वेशन को एक मौलिक अधिकार नहीं माना गया है, बल्कि जहां संविधान ने ये बात की है कि राज्य अपनी नौकरियों में समानता के अवसर प्रदान करेगा और धर्म और जाति और प्लेस ऑफ बर्थ और डिसेंट और रेजिडेंस और जेंडर, इन बुनियादों पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, वहीं पर अनुच्छेद 16 क्लॉज 4 में यह प्रावधान है कि अगर राज्य ने किसी बैकवर्ड क्लास के लिए आरक्षण का प्रावधान किया तो यह नहीं माना जाएगा कि वो इक्वालिटी या समानता के अधिकार का हनन है। तो बात यह हो रही है कि राज्य चाहे तो आरक्षण दे और ना चाहे तो ना दे, लेकिन अगर आरक्षण देगा तो वो समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं। फिर ये बात कही गई कि किसके लिए ये आरक्षण होगा, तो उसमें ये देखा जाएगा कि क्या वो समाज इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड है, यानी क्या उसका जो रिप्रेजेंटेशन है उसकी पॉपुलेशन के रेशियो में वो बहुत कम है। फिर अनुच्छेद 335 में जाकर यह भी कहा गया कि जो क्लेम्स हैं एससीज एंड एसटीज के, उनको मद्देनजर रखते हुए जब रिजर्वेशन का प्रावधान होगा तो यह देखा जाएगा कि इससे इफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या सरकार के काम काज पर कोई बुरा असर ना पड़े। अब मेन जो मुद्दा है वो ये कि एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स में
ओबीसी जाहिर है कि शामिल है। देश में ओबीसी का रिजर्वेशन बहुत बाद में हुआ है। पहले रिजर्वेशन एससी और एसटी का हुआ। आपको मालूम है कि मंडल कमीशन बैठा और मंडल कमीशन ने एक रिकमेंडेशन दी, और मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन में भी बहुत सी मुस्लिम कास्ट को उन्होंने शामिल किया था। और मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन को कोई ये नहीं कह सकता कि उनका प्रॉपर सर्वे नहीं हुआ। उसके बाद जब उसको इंप्लीमेंट किया गया मंडल कमीशन की सिफारिशों को, तो उसको चुनौती दी गई और एक 9 जजेस की बेंच ने इंदिरा स्वामी का एक ऐतिहासिक फैसला दिया। इसी फैसले में इंदिरा स्वामी के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई एक पूरा ग्रुप बैकवर्ड हो सकता है। तो इस बात की पॉसिबिलिटी है, अगर प्रॉपर तरीके से सर्वे किया जाए और रिसर्च किया जाए, कि किसी एक धर्म के मानने वाले भी बैकवर्ड माने जाएं, लेकिन उनको आरक्षण उनके धर्म की वजह से नहीं मिलेगा, बल्कि बैकवर्डनेस की वजह से मिलेगा, क्योंकि अनुच्छेद 16 में सबसे महत्वपूर्ण शब्द है ओनली। सिर्फ मुसलमान होने के लिए किसी के लिए रिजर्वेशन नहीं हो सकता है। अब इंदिरा स्वामी ने यह भी बताया कि कैसे हम तय करें कि कोई ग्रुप बैकवर्ड क्लास है, आइडेंटिफिकेशन कैसे हो। और उसके लिए उन्होंने ये सजेस्ट किया कि उसकी प्रॉपर मेथोडोलॉजी हो, बैकवर्ड क्लास कमीशन या ट्रिब्यूनल राज्य सरकारें बनाएं। इसी फैसले के नतीजे में वेस्ट बंगाल ने 1993 में एक एक्ट पास किया बैकवर्ड क्लासेस का, जिसके तहत एक कमीशन बना। इसमें प्रावधान था कि जब भी किसी बैकवर्ड क्लास को बैकवर्ड क्लास माना जाएगा, तो कमीशन की सिफारिशें आमतौर पर सरकार मानने के लिए बाध्य होगी। 2012 में इस कानून में संशोधन किया गया और यह प्रावधान हटा दिया गया। तो सुना आपने कि ओबीसी को रिजर्वेशन देने का तरीका क्या है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि भारत की साख और व्यापार जगत की एक बड़ी खबर है। भारत की औद्योगिक तरक्की से आजकल जिस तरीके से भारत की बड़ी अर्थव्यवस्था बनती जा रही है, वो आज दुनिया में चर्चा का विषय है। हम ये बताना चाहते हैं कि औद्योगिक तरक्की से दुनिया हैरान है। भारत बहुत तेज़ी से दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के मुहाने पर है। भारत की ये तरक्की में आम आदमी से लेकर बड़े से बड़े उद्योग समूह की बड़ी भूमिका है, और इनमें से एक है अडानी ग्रुप, जिसकी तरक्की देश की आर्थिक तरक्की और नए रोजगार तैयार होने से सीधे जुड़ी हुई है। लेकिन बीते कुछ समय में ऐसी कई रिपोर्ट्स सामने आई हैं जिसने अडानी ग्रुप को लेकर तमाम बातों को फैलाया गया है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश की गई है। इनमें से एक थी हिडनबर्ग रिपोर्ट को, जो कि भारत का सुप्रीम कोर्ट भी इसको खारिज कर चुका है। अब ऐसी एक बार फिर से कोशिश एक और एक तरफा और तथ्यों से परे रिपोर्ट के अंतर्राष्ट्रीय अखबार फाइनेंशियल टाइम्स में छपी है। OCCRP यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट के हवाले से इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अडानी ग्रुप ने 2014 में घटिया क्वालिटी के कोयले को इंडोनेशिया से सस्ती दरों पर खरीदा और उसे कहीं ज्यादा महंगा और बेहतर क्वालिटी का कोयला बताते हुए तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी यानी टैंगको को बेच दिया। यही नहीं, रिपोर्ट में इस मामले को भारत में वायु प्रदूषण से सीधे तौर पर जोड़ दिया गया और लैंसेट की रिपोर्ट के हवाले से कहा गया कि भारत में हर साल 20 लाख लोग वायु प्रदूषण की वजह से जान गंवाते हैं। ऐसी कुछ और रिपोर्ट्स का भी जिक्र इसमें किया गया है। लेकिन ये रिपोर्ट कितनी सतही है, यह आज बाजार के रुख ने यानी सेंसेक्स के रुख ने साफ कर दिया, जब फाइनेंशियल टाइम्स का OCCRP और सोरोस की साजिश मार्केट में आज मुंह के बल गिर गई। इस रिपोर्ट के बावजूद आज यानी 23 मई को अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर 8.01% और चढ़ गया। इसके अलावा अडानी एंटरप्राइज को BSE 30 में शामिल करने के आसार भी अब दिख रहे हैं। शुक्रवार को BSE इसका ऐलान कर सकता है, BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसके अलावा आज ही अडानी पोर्ट्स 4.72% ऊपर चढ़ा।
अडानी पावर 2.79% ऊपर चढ़ा। अडानी टोटल गैस 2.30% ऊपर चढ़ा। बाजार के एक विशेषज्ञ एक एक खबर पर पैनी निगाह रखते हैं और इस रिपोर्ट पर बाजार को यकीन नहीं हुआ क्योंकि इसमें लगाए गए आरोप बेबुनियाद थे। इसीलिए लगातार अडानी के ग्रुप के शेयर्स आज ऊपर चढ़े हैं। फाइनेंशियल टाइम्स की इस रिपोर्ट की पड़ताल करते हुए ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म कैंटोर ने भी एक रिपोर्ट छापी है। इस रिपोर्ट में अडानी ग्रुप के हवाले से कहा गया है कि तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी यानी टैंगडको को यह परचेज ऑर्डर एक फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट था जिसे कंपनी ने खुले प्रतियोगी वैश्विक बिडिंग प्रक्रिया में जीता था। अडानी कंपनी पहले से तय कीमत पर कोयला तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को सप्लाई करने को प्रतिबद्ध थी। टैंगडको ने यह कीमत इसीलिए तय की थी ताकि वो भविष्य में कोयले की कीमतों में होने वाले बदलाव से खुद को सुरक्षित रख सके। इस टेंडर के तहत 5,800 से 6,700 ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू का कोयला ही सप्लाई किया जा सकता था। अगर सप्लायर ने इससे कम गुणवत्ता का कोयला सप्लाई किया जाता तो पेनल्टी लग सकती थी। आपको बता दें कि ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू कोयले की प्रति किलोग्राम कैलोरी के आधार पर तय की जाती है। अगर प्रति किलोग्राम कोयले की कैलोरी कम होगी तो कोयले की क्वालिटी घटिया बताई जाएगी और अगर कैलोरी ज़्यादा होगी तो क्वालिटी अच्छी होगी। कोयले की क्वालिटी सप्लायर द्वारा टेस्ट नहीं की जाती है बल्कि सप्लाई लेने वाले प्लांट द्वारा टेस्ट की जाती है, जो यहाँ पर इस केस में तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। इसीलिए यह कहना विश्वास योग्य नहीं है कि अडानी ने कम गुणवत्ता का कोयला खरीदकर उसे बेहतर गुणवत्ता का बताते हुए बेचा, क्योंकि कोयले का टेस्ट खरीदार द्वारा किया जाता है और उसी के आधार पर भुगतान भी करता है। यही नहीं, सप्लाई किया गया कोयला 100 GCV पॉइंट्स के भीतर था, इसीलिए उसे पूरे भुगतान योग्य समझा गया। अंत में कोयले के स्रोत को लेकर पूरा जोखिम सप्लायर का रहा क्योंकि यह एक फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट था। फाइनेंशियल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में कस्टम्स और डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी DRI की रिपोर्ट का भी जिक्र किया है। यह ध्यान देने वाली बात है कि कथित 2012 से 2014 के दौर में DRI और कस्टम ने सभी कोयला आयातकों पर आरोप लगाया था कि वो आयात किए गए क्वालिटी को कम करके बताते हैं और वो ज़्यादा कस्टम ड्यूटी की मांग कर रहे थे। इसीलिए इस रिपोर्ट में जो बात कही गई है वो DRI और कस्टम की तब की बात के बिल्कुल उलट दिखाई देती है। अडानी ग्रुप ने कहा कि हमारा मानना है कि बाजार को भी इस रिपोर्ट पर यकीन नहीं है क्योंकि बाजार भी मान रहा है कि इस स्टोरी में कोई दम नहीं है। और आप खुद देख लीजिए शेयर बाजार क्या कह रहा है। आज ही अडानी एंटरप्राइज का शेयर 8.01% चढ़ा है। यही नहीं, आपको यह भी बता दें कि इस तरह की मोटिवेटेड रिपोर्ट्स किस तरह से मीडिया के एक वर्ग में हाथों हाथ ली जाती हैं। यह भी गौर कीजिएगा कि रिपोर्ट मार्केट शुरू होने के साथ ही छपती है और मिनटों में आगे बढ़ा दी जाती है। यह ग्राफिक्स आपको यही दिखाने की कोशिश है कि 12 अक्टूबर 2023 को जैसे ही फाइनेंशियल टाइम्स का लेख छपा, देश विदेश के कई पत्रकारों ने इसे तुरंत रीट्वीट कर आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं कैसे यह सिलसिला आगे बढ़ता गया। आप देखिए कैसे अल सुबह 4:30 बजे साजिश का इंटरनेशनल मकर जाल एक्टिव हो जाता है और कुछ ही देर में भारत समेत दुनिया भर में यह फैल जाता है। और इसी मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अब 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दूं, सीनियर एडवोकेट महेश जेठमलानी मेरे साथ हैं। क्रॉफर्ड बेलिक एंड कंपनी के सीनियर पार्टनर संजय अशर साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हर्षवर्धन त्रिपाठी हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले महेश जेठमलानी के पास चलते हैं। महेश जी, पहला सवाल आपसे ही, जो आप क्योंकि इस बुरे मामले को देख रहे हैं, फाइनेंशियल टाइम्स ने जॉर्ज सोरोस बैक्ड OCCRP के डॉक्यूमेंट्स के हवाले से लगातार भारतीय हितों को टारगेट किया है। ज्यादातर मामलों में आरोप लगाने वाले ही कटघरे में खड़े भी हुए हैं, फिर भी ऐसे हमले नहीं रुकते हैं। क्या आपको लगता है कि यह एक साजिश के तहत किया जा रहा है? मैं देखता ही नहीं हूं। सबसे पहले तो ये तो फजूल की बात है, इस पे कुछ दम है ही नहीं। ये 2014 का ट्रांजैक्शन है। सेम जो खिलाड़ी हैं, जो
हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बारे में पार्टिसिपेट किए थे उस मसला में, वही एक्टर्स फिर से इसमें इन्वॉल्व है। यानी OORCP, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोटेक्ट अनकवरिंग ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो ये बेमतलब की इशू है। इसमें ये ऑपोजिशन का डेस्परेशन दिखाता है। आप विपक्ष पर हमला कर रहे हैं कि ये बताइए कि जब तमाम जांच और अदालत में आरोप साबित नहीं हुए हैं, उल्टा आरोप लगाने वाले ही कटघरे में खड़े हो गए हैं, तो फिर ऐन चुनाव के वक्त इस रिपोर्ट के पीछे आपको क्या वजह नजर आती है? चुनाव का मौसम चल रहा है देश में। देखिए, ये तो हमारी इकोनॉमी को डिस्टर्ब करना, डिस्टेबलाइज करने की बात है, इसमें अस्थिरता लाने की बात है। और अदानी ग्रुप जिसका जो एक बहुत सीरियस मामले में से क्लीन चिट बना है सुप्रीम कोर्ट को, उसको दोबारा किसी भी तरीके से और किसी भी और झूठ फैला के उनको फिर से डिफेम करने की बात है। लेकिन स्टॉक मार्केट, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इनको अदानी ग्रुप को क्लीन चिट दिया था, और किसी ने बहुत गैर कानूनी रूप से बहुत पैसे बनाए थे। $150 बिलियन का मार्केट कैप अदानी खो गए थे उस समय, और किसी ने उसको प्रॉफिट के रूप में हासिल किया है। दूसरा ये जो इशू जो मुद्दा जो अभी आया है, वो एक 2014 का इशू है। इतने देर के लिए ये OORCP के इन्वेस्टिगेशंस क्या कर रहे थे? यानी जितना ये प्राचीन काल का इशू है, उससे ही मालूम होता है कि ये लोग डेस्परेट हो गए कि 2014 के इशू को लाना, और वो भी उस समय जब NDA सरकार नहीं थी बल्कि UPA सरकार थी। तो मेरा सीधा जवाब है कि मिनिस्टर फॉर कोयला उस समय का था, उसको कटघरे में डालना चाहिए। महेश जी, एक सवाल का और जवाब दीजिए। फाइनेंशियल टाइम्स में छपी रिपोर्ट के बावजूद गुरुवार को शेयर बाजार में अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर 8% से ऊपर चढ़े हैं। बाजार में तो FT, OCCRP और सोरोस की साजिश मार्केट में मुंह के बल गिर गई है। लेकिन ऐसे दिन में जब इसके सेंसेक्स में शामिल होने की चर्चा चल रही थी, आप इस पर क्या कहेंगे? उससे बिल्कुल संबंधित है, उसमें कोई शक नहीं है। इसीलिए कि वो वापस सेंसेक्स में एनलिस्ट करने की सेबी ने उनको क्लियरेंस दी है, तो ये लोग उठ गए हैं, और उनको वो यानी बड़ी देर से उठ गए हैं, और अब हमला शुरू किए ताकि वो जो सेबी का जो इरादा है उसको ठुकराने के लिए। उस वक्त के मंत्री पर सवाल पूछे जाने चाहिए। शुक्रिया महेश जेठमलानी हमसे बात करने के लिए। दो खास मेहमान के पास अब चलेंगे। संजय अशर और हर्षवर्धन त्रिपाठी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हर्षवर्धन जी, मेरा पहला सवाल तो आप ही से है, आप क्या मोटिव देखते हैं इस रिपोर्ट को आने के पीछे? और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें जो मैं आपसे अंडरलाइन कराना चाहता हूँ, जो समझौता था वो तमिलनाडु की सरकार के साथ था, तमिलनाडु की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के साथ था, और तमिलनाडु में तो सरकार किसकी हम सब जानते हैं, बीजेपी की सरकार तो है नहीं वहाँ पे। देखिए सुमित जी, मुझे लगता है कि इस पूरे मसले को 3 तरह से देखा जाना चाहिए। सबसे पहला तो ये कि आज भारत के जो हम कहते हैं कि औद्योगिक जो इंडस्ट्रियल जो लैंडस्केप है, उसमें गौतम अडानी और उनका अडानी समूह एक ऐसी कंपनी के तौर पर दिखता है जो भारत में नहीं, भारत से बाहर भी कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और जिसको हम कहते हैं कि बुनियादी ढांचे वाले प्रोजेक्ट में वो दुनिया की बड़ी कंपनियों को रिप्लेस कर रहा है। भारत के स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी अडानी समूह के कई निवेश दुनिया के कई देशों में हुए हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये दुनिया की जो बड़ी कंपनियां हैं उसमें भारत की कंपनियां बड़ी हो रही हैं। अब वो उस साइज की हो रही हैं, $200 बिलियन, $300 बिलियन, मतलब एक तरह से कहें जो दुनिया की फॉर्च्यून 500 कंपनीज में हम नीचे आते थे, अब हमारी कंपनियां ऊपर बढ़ती हुई दिख रही हैं। और विशेष करके ऐसे समय में जब इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, जब टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं, उसमें हमारी कंपनियां वहां खड़ी हो रही हैं। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है कि पिछले 10 साल से भारत में एक डिसाइसिव लीडरशिप है, एक ऐसा नेतृत्व है, एक ऐसा चेहरा है जो बहुत आक्रामक तरीके से वर्ल्ड जो लीडरशिप है उसमें अपनी भूमिका निभा रहा है। अब अगर इसको तीनों को जोड़कर देखें, उसे ध्वस्त करने की कोशिश होती है।
हिंडनबर्ग की जब रिपोर्ट आई उसके बाद जो कुछ हुआ बहुत साफ साफ दिखा कि अगर अडानी के फंडामेंटल्स मजबूत नहीं होते तो अडानी ग्रुप अब तक हवा हो गया होता। उसको तो दिखना ही नहीं चाहिए था बाजार में। जिसका एफपीओ आने वाला हो, 20,000 करोड़ के एफपीओ आने के ठीक पहले वो खबर हो, और अडानी ग्रुप ने वो एफपीओ वापस ले लिया, अपनी साख बनाने के लिए वापस लिया। और कमाल देखिए कि आज हम फिर से देख रहे हैं कि वो सारे के सारे शेयर हरे हैं। इसका मतलब ये जिनको पैसा लगाना होता है ना, उनसे ज्यादा सुमित जी किसी को पता नहीं होता। लेकिन इसका दूसरा पहलू, इसका मतलब जिस जॉर्ज सोरोस फंडेड ओसीसीआरपी की बात हो रही है, जो राहुल गांधी विदेश में जाकर बयान दे रहे होते हैं, उन सब का लिंक भी इसमें दिखता है। भारत में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी करने की कोशिश है, और उसमें नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी को या अंबानी अडानी को एक साथ जोड़कर देखने की कोशिश है। अधीर रंजन चौधरी जी का वो बयान तो है ही है ना कि भाई जब पैसा आएगा तो चुप हो जाएंगे। तो मुझे तो ये इससे ज्यादा कुछ दिखता नहीं, बाजार ने उसका जवाब दे दिया। मैं राजनीतिक टिप्पणी पे बाद में आता हूँ। संजय सर का रिएक्शन लेना चाहता हूँ। संजय जी, अब जैसे कि खबर आ रही है BSE 30 में लिस्ट होने वाला अडानी एंटरप्राइज, उसके पहले ये रिपोर्ट आती है, और हमको नहीं भूलना चाहिए देश में चुनाव चल रहे हैं, और जो बात हर्षवर्धन त्रिपाठी ने कही कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकली मोटिवेटेड चीजें भी दिखाई देती हैं। योर कमेंट्स। मेरे हिसाब से जो वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लोग हैं उन्होंने ऐसा रिपोर्ट करवाया हो सकता है, लेकिन जैसे हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने कहा कि जो बाजार में पैसा लगाता है वो बराबर सोच समझ करके, बराबर तलाशी करके बाद में पैसा डालते हैं। और जो स्टॉक मार्केट की जो खबर रहती है उसमें दम रहता है, क्योंकि वो हार्ड एंड मनी इन्वेस्ट होता है, थर्ड पार्टी के पैसे भी इन्वेस्ट होते हैं जो FII पैसे डालते हैं। तो मेरे हिसाब से कि अगर स्टॉक मार्केट ने उसको डिस्काउंट नहीं किया है, बल्कि रिपोर्ट छापने के बावजूद अडानी ग्रुप के शेयर्स के प्राइस ऊपर गए हैं, वो साफ साफ दिखाई देता है कि ये रिपोर्ट में कोई दम नहीं है। ये काफी पुराना मामला है, 10 साल पुराना मामला है। महेश जेठमलानी जी, अनिल त्रिपाठी जी ने तो कह दिया ही है कि उसकी रीजंस और उसके कारण क्या है। थोड़े दिन पहले, थोड़े महीनों के पहले, लास्ट ईयर भी हिडनबर्ग में भी कोई दम नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने अडानी ग्रुप को क्लीन चिट दे दिया है। ये मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि लोग अडानी ग्रुप को ट्राई कर रहे हैं बदनाम करने का, और ट्राई कर रहे हैं कि उनको डिस्टेबलाइज करने का। लेकिन जिस ग्रुप ने पोर्ट, एयरपोर्ट, सीमेंट, सब तरह के बिजली, सब तरह के सेक्टर्स में मजबूत पैसे डाले हैं और उसको आगे ही बढ़ाते रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ये रिपोर्ट में कोई दम नहीं है। और स्टॉक मार्केट ने बहुत ही सही उसका निर्णय दे दिया है, और मेरे हिसाब से वो ही निर्णय सच होना चाहिए, क्योंकि मार्केट वाले लोगों के पास इंटेलिजेंस सबसे आगे रहता है और सबसे डीप इंटेलिजेंस रहते हैं। एक क्विक रिएक्शन चाहूंगा हर्षवर्धन जी आपसे। अडानी एंटरप्राइज कल, जैसा कि खबर है, BSE 30 में लिस्ट होने वाला है, क्या उससे जोड़कर भी इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं आप, जो कुछ हुआ FT फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में? नहीं, निश्चित तौर पर। और देखिए, मैं इसको इससे इसलिए ज्यादा संदेह की नजर से देखता हूं, FPO के पहले यही किया गया, ये सीधे सीधे। और मुझे तो इसमें कई बार ये लगता है ना कि इंटरनेशनल कंपनीज, और हो सकता है कि उनके कुछ लोग भारत में भी हों, वो भी इसमें शामिल हों, क्योंकि जिस तरह से एक रिपोर्ट कहीं छपती है और किसी इंटरनेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को इस तरह से किसी एक कंपनी में इतना इंटरेस्ट हो जाता है, दूसरे उस तरह के काम उसी सेक्टर में, उसी कारोबार में काम करने वाली दूसरी कंपनियों का नाम उस रिपोर्ट में क्यों नहीं जिक्र होता है, ये संदेह पैदा करता है। और मुझे निश्चित तौर पर यह लगता है कि इसी को देखते हुए ये रिपोर्ट जारी की गई। तो लगातार इस खबर पर नजर थी किस तरीके से एक बड़ी साजिश की गई फाइनेंशियल टाइम्स, OCCRP और सोरोस की तरफ से एक अडानी एंटरप्राइजेस को, अडानी कंपनी को बदनाम करने की, और जिस तरीके की चीज़ें आज सामने आई वो आज आप समझ सकते हैं कि स्टॉक मार्केट ने उसका जवाब दे दिया, जब खुद अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर 8% से ज़्यादा ऊपर चढ़ गया। वक्त हो गया खबरों में छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें जारी हैं, बने रहिए, तुरंत लौट के आते हैं।
पश्चिम बंगाल की खबरों आपको बताते हैं। पश्चिम बंगाल में पहले दौर के चुनाव के दौरान हिंसा की खबर आई थी। अब वहां नंदीग्राम में चुनाव से पहले हिंसा की एक और घटना सामने आई है। मोटरसाइकिल सवार कुछ युवकों ने एक घर में फायरिंग की, जिसमें एक महिला की मौत हो जाने की खबर आ रही है। इसके जवाब में हुई हिंसा में कई लोग घायल हुए हैं। नंदीग्राम में चुनाव होना है। नंदीग्राम इस वक्त बंगाल में सबसे अधिक चर्चा का विषय बना हुआ है। यहां पर सीधा मुकाबला तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच होता है। इस इलाके से ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी चुनाव लड़ चुके हैं और दोनों का ही पार्टियों का काडर यहां पर काफी मजबूत बताया जाता है।